हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। 11 नंबर पेज देखते हैं। 10 हम लोग पढ़े थे लेक्चर 2 तक। लेक्चर 3 आज देखते हैं। आज लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। तो आज का नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर धनबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? मतलब 414। डायरेक्ट ही जनसंख्या घनत्व ही पूछना चाह रहा है, जो 414 है। इसके बाद इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला धनबाद है, जिसका घनत्व धनबाद का जनसंख्या घनत्व 1316 तथा सबसे छोटा जिला सिमडेगा है, जिसका जनसंख्या घनत्व 159 है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व में धनबाद है और सबसे कम में सिमडेगा है। और ओवरऑल झारखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 414 है। झारखंड में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये 414 भी जस्ट पढ़ें। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व झारखंड के 5 जिले में धनबाद में है, 1316 धनबाद का। बोकारो में 715 है। रामगढ़ में 708 है। तीन ही मेनली याद रखना होता है, और एक सबसे कम वाला धनबाद में 1316, बोकारो 715, रामगढ़ में 708 है, और पूर्वी सिंहभूम में 644 है तथा देवघर में 602। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले सिमडेगा में 159 है, लातेहार में 169 है, गुमला 191, पश्चिम सिंहभूम 208 है, और खूंटी में 210 है। एक मिनट, यहाँ हम लोग देखे थे सिमडेगा 159 है। यहाँ सिमडेगा 159 दिया हुआ है, हम लोग छूट गया था इसलिए। सिमडेगा 159 है, लातेहार 169, गुमला 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड का प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या का लिंगा अनुपात क्या है? तो इसका डेटा वहाँ गलत होगा, इसलिए यहाँ इसका डिटेल में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है। 949 महिलाएं 1000 पुरुष पर है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम का है, कितना? 1005 है। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम का 1005 तथा न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा धनबाद में 1316, पर न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद में है 909, और सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम में है 1005। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगा अनुपात क्या है? तो 948। झारखंड का लिंगानुपात 948 यहाँ ऑप्शन दिया है, लेकिन 949 है। 900 झारखंड का लिंगानुपात 949 है 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, अभी हम लोग जस्ट लिंगानुपात वाला जिला नहीं पढ़े थे, तो लिंगानुपात देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम में है, इसका सिमडेगा, खूंटी। पश्चिम सिंहभूम का लिंगानुपात 1005 है। इसके बाद सिमडेगा का लिंगानुपात 997 है। खूंटी और सिमडेगा का सेम है, 997। गुमला 993 है। पाकुड़ का 989 है। पाकुड़ में साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले धनबाद 909 है। इसके बाद रामगढ़ 921, बोकारो 922 और देवघर 925 है। धनबाद 909, रामगढ़ 21, बोकारो 22। 3 याद रखना मेनली। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड में जनगणना का ओवरऑल प्रतिशत 66.4 है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.41 है। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची था। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। बोले ना, पाकुड़ से न्यूनतम साक्षरता है और सर्वाधिक साक्षरता रांची का है। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड है, 66.41 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? 66.41 है इसकी साक्षरता दर।
नेक्स्ट देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या साक्षरता दर क्या है। तो इसका वहाँ ऑप्शन के अनुसार नहीं, यहाँ देखते हैं इसका डिटेल में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.41 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है 76.08 और महिला साक्षरता दर 55.4 है। 2011 के जनगणना के अनुसार ओवरऑल साक्षरता दर है जो वो है 66.41 और पुरुष साक्षरता दर 76.8 है और महिला साक्षरता दर 55.4 है। याद रखिए 76.8 और 55.4। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड का प्राचीन इतिहास। अब हम लोग इतिहास में आएंगे। झारखंड का नामकरण, पहला क्वेश्चन है इसका, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। तो किक्कट प्रदेश किसमें स्थित है, किक्कट प्रदेश गिरिडीह में स्थित है। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसमें स्थित है, गिरिडीह में स्थित है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो पुंडरीक नाम से जाना जाता है। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशुभूमि या पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र के अर्कखंड या करखंड के नाम से संकेतित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश के नाम से संबोधित किया है। तो चाणक्य ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया है। यहाँ नेक्स्ट इसका देखते हैं थोड़ा डिटेल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या तो कुक्कुट देश कहा गया है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया। फाहियान द्वारा झारखंड को कुक्कुट लाड कहा गया है और हैंसंग द्वारा किलोना सुफलाना या तो कर्ण स्वर्ण कहा गया। कौटिल्य ने क्या कहा था, कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा था। टॉलमी मुंडल कहा था। फाहियान ने कुक्कुट लाड कहा था। हैंसंग ने क्या कहा था, झारखंड को किलोना सुफलाना या तो कर्ण स्वर्ण कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो इसे नरीखंड कहा जाता था। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकाजोल के नाम से संबोधित किया गया। प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था, बाद में इसे कांकाजोल के नाम से संबोधित किया गया। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को कुकरा या तो खुखरा कहा जाता था। कुकरा या तो खुखरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ थोड़ा दिया है इसका देख लेते हैं। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या तो खुखरा कहा जाता था। मुगल, इसका इस तरह याद रखिएगा, इसका मुंह में इस तरह है, तो इस तो खुखरा या तो कुकरा में इस तरह नीचे से पड़ा है। खुखरा या तो कुकरा इस तरह नीचे से पड़ा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। खुखरा इससे याद रह जाता है। इसके बाद तुजुक ए जहांगीर में झारखंड को क्या कहा गया, खोखरा कहा गया। तुजुक ए जहांगीर में खोखरा, अकबरनामा में कोकरा। तुजुक ए जहांगीर में खोखरा कहा गया है और अकबरनामा में झारखंड को कोकरा कहा गया। और आईने ए अकबारी में झारखंड को क्या कहा गया, खंकरा। आईने अकबारी में झारखंड को खंकरा कहा गया। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र डैश के नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, कुकरा या खुखरा। नेक्स्ट देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत। दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर है। तो दालमी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, धनबाद जिला में। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जाते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। दालमी जो है स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से जाना जाता है। धनबाद जिले स्थित बुद्धपुर कसाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है।
धनबाद में एक प्राचीन मंदिर है जो किस नाम से जाना जाता है? बुधेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? इसको गांव। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है, इसको गांव। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। इसको हजारीबाग में पड़ता है। इसको गांव हजारीबाग में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसको याद रखिएगा। इसको गांव कहाँ है? हजारीबाग में है। तो इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित हैं। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत, इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुए। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं, ककराबाड़ी और बरगुंदा में। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं, कहाँ? कररबाड़ी और बरगुंदा में। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं थोड़ा सा, क्या दिया है। झारखंड के इतिहास में पाषाण काल से आरंभ होता है। झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है, जब से मनुष्य इस इलाके में रहने का प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के करराबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं ककराबाड़ी और बरगुंदा से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ईचागढ़ में। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ईचागढ़। सरीदा केला, खुट्टी टोला और कुंजला असुर साइट में स्थित है। नेक्स्ट इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। झारखंड के राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाले असुरपुरा स्थल हंसा, कुंजला, खुट्टी टोला और सरीदा केला है। हंसा, कुंजला, खुट्टी टोला और सरीदा केला है असुर साइट्स में। इनके रख रखाव की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट्स हैं। खूंटी जिले में स्थित कुथरा टोली, कुंजला, सरीदा केला, कठार टोली एवं हंसा से को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला सरीदा केला खूंटी तमाड़ रोड पर तजना नदी के तट पर स्थित है। सरीदा केला खूंटी तमाड़ रोड पर तजना नदी के तट पर स्थित है। खूंटी, इसकी खोज सबसे पहले 1915 में थी। सरीदा केला की खोज 1915 में एस.सी. रॉय ने की थी। सरीदा केला खूंटी तमाड़ रोड पर है, तजना नदी के किनारे है। सरीदा केला का खोज 1915 में एस.सी. रॉय ने की थी। इसके बाद कुंजला खूंटी के पश्चिम में स्थित है। कुंजला कहाँ स्थित है? खूंटी के पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज भी एस.सी. रॉय ने की थी। कठारा टोली रांची के दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। कठारा टोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। खूंटी टोली कोटरी नदी के तट पर। खूंटी टोला जो है कोटरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है। हंसा कहाँ? रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म के विरासत अवशेषों से दावा करते हैं? तो इटखोरी, ये चतरा में पड़ता है। इटखोरी चतरा में है, हजारीबाग के उत्तर में है। और झारखंड के निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म के विरासत से दावा करते हैं? तो इटखोरी। इसलिए इसका डिटेल दिया होगा तो हम लोग डिटेल देखते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था। भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं यह कहना कठिन है, लेकिन अपने 45 वर्षों के परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड भी आए, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड में अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिसमें चतरा जिले का इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी अब बौद्ध धर्म के साइट्स बनने जा रहा है।
इटखोरी जो है बौद्ध धर्म के साइट्स बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। आने वाला समय में यह गया के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन सहित पहाड़ी अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में स्थित है? तो चंदन पहाड़ी बिहार के सासाराम में है। चंदन सहित पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है सम्राट अशोक का शिलालेख है। चंदन पहाड़ी पर अशोक सम्राट का शिलालेख है। इसे 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित साइटों में झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है। तो ताम्रपाषाण साइट से कौन सा संबंधित नहीं है? तो कुनार ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है। करहरबाड़ी ताम्रपाषाण साइट से संबंधित है। रामगढ़ ताम्रपाषाण साइट से संबंधित है। करहरबाड़ी, रामगढ़ और बदम, ये तीनों ताम्रपाषाण साइट से संबंधित है। तो इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। करहरबाड़ी, बदम और रामगढ़ झारखंड के ताम्रपाषाण साइट है, जबकि कुनार ताम्रपाषाण साइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा? संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है? तो इसका आंसर है बी में क्या? अर्जी, मुकीमपुर और संथाल परगना। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में किस में स्थित है? तो अर्जी, मुकीमपुर और संथाल परगना में स्थित है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका डिटेल है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष अर्जी, मुकीमपुर, संथाल परगना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? सिंहभूम में जब खुदाई हुआ तो वहाँ क्या पाया गया, ये पूछे। तो सिंहभूम में क्या पाया गया था? रोमन सिक्के पाए गए थे सिंहभूम में रोमन सिक्के, रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में पाए गए, जबकि इंडो सीथियन सिक्के चायबासा से मिले थे। इंडो सीथियन सिक्के चायबासा से मिले, जबकि रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से मिले थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ सब देखते हैं, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड में कहाँ से मिले थे? तो कनिष्क रांची से मिले थे। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची से प्राप्त हुए थे, जिससे प्रतीत होता है कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था। कनिष्क का सिक्का रांची से मिला तो उससे पता चलता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड में भी था। इसको की गुफा, देखिए क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसको का गुफा कहाँ है? तो इसको गुफा हजारीबाग में, जहाँ से शैलचित्र दीर्घा मिला था। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादाम के राजा ने किया करते थे। इसको गुफा का प्रयोग कौन करते थे? बादाम का राजा करते थे। इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, इसको का जो मतलब चट्टान है, गुफा का जो चट्टान है कोहबर, उस पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, उकेरे हुए हैं। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। यहाँ भूल भुलैया जैसा आकृति है, इसको में भूल भुलैया जैसा आकृति भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। ये कहाँ पूछा था क्वेश्चन? पंचायत सेक्रेटरी 2018 में। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। मध्यपाषाण काल का कालक्रम 1000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मध्यपाषाण काल कब से कब तक था? 10,000 से 4,000 तक था। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका से मिले, दुमका से मध्यपाषाण काल के अवशेष मिले, पलामू से मध्यपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, धनबाद से मध्यपाषाण काल के अवशेष मिले हैं,
रांची से मध्यपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम से मध्यपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इसका काल कहाँ से था, 10,000 से 4,000 तक था। इसका अवशेष मिला कहाँ कहाँ से, दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम से इसका मतलब अवशेष मिला है मध्यपाषाण काल का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन राजवंश 1620 में तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने डैश राज्य की स्थापना की थी, तो सरायकेला की स्थापना की थी। 1620 में तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार और विक्रम सिंह प्रथम ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। तो इसका हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। सरायकेला राज्य या रियासत की स्थापना 1620 में हुआ था। सरायकेला राज्य या रियासत की स्थापना कब हुआ था, 1620 में। सिंहवंशी अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह प्रथम, कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 में किसने किया था, तो अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा, तथा खरसावां रियासत की स्थापना 1650 में हुआ था। सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 और खरसावां रियासत की स्थापना 1650 में हुआ था। कुंवर पदम सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कुंवर पदम सिंह द्वारा खरसावां रियासत का स्थापना किया गया था। प्रारंभ में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच में 76 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र सौंपा गया था। कुंवर विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच में 76 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। इसके अंतर्गत कितने गांव थे, 12 गांव थे। बाद में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर तक सरायकेला रियासत की स्थापना की। देश के आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया। सरायकेला खरसावां का विलय किसमें कर दिया, आज़ादी के बाद बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। बिहार राज्य में विलय कर दिया गया और अनुमंडल का दर्जा दे दिया गया। हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका आगे, निम्नलिखित सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, तो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह थे। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। सरायकेला रियासत का अंतिम शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया था। आदित्य प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम नागवंशी राजा कौन था, इसे तो सबको जानता है, फनी मुकुट राय थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया था। फनी मुकुट राय ने किसे राजधानी बनाया था, सुतियांबे को। सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया था। फनी मुकुट राय ने अपने क्षेत्र में, झारखंड में, बाहरी लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया। बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को फनी मुकुट राय ने दीवान बनाया था। बनारस से भवराय श्रीवास्तव आए थे झारखंड, जिसे फनी मुकुट राय ने दीवान नियुक्त किया था। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, तो दोईसा में था पंचमंजिला भवन, जो अभी शायद टूटकर 3 तला का बचा है। नागवंशी राजा दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण दोईसागढ़ में करवाया था। यह गुमला जिले में स्थित है। दोईसागढ़ का गुमला जिले में। यह नागवंशी राजा दुर्जन साल की राजधानी थी। दोईसा दुर्जन साल की राजधानी थी। इसके द्वारा
5 मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था, जिसके प्रत्येक तल्ले में 9 कमरे थे। नौरतनगढ़ का निर्माण की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहते थे, जिसके कारण उसकी राजधानी खुखरा असुरक्षित हो गई थी। तब नौरतनगढ़ का किला का निर्माण कराया गया था दोईसा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था। नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय था वो दोईसा स्थानांतरित हुआ था। किस लिए? दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। दोईसा में युद्ध में पराजित हो गया, इसके बाद मुख्यालय नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा युद्ध में पराजित होने के कारण स्थानांतरित हुआ था। नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय दोईसा हुआ वो युद्ध में पराजित होने के कारण स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज की राजधानी सुतियांबे से चूटिया स्थानांतरित किया था। तो प्रताप राय ने चूटिया स्थानांतरित किया था अपना राजधानी सुतियांबे से। इसका पूरा राजा और राजधानी मतलब कहाँ कहाँ राजधानी बनाया था ये दिया हुआ। तो एक बार हम लोग इसको भी डिटेल देख लेते हैं, कहाँ किसका राजधानी था सो। तो देखते हैं, पहला है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय का राजधानी कहाँ था? सुतियांबे था। दूसरा प्रताप राय जो सुतियांबे से चूटिया ले गया था। तीसरा है भीमकरण। भीमकरण अपना राजधानी किसे बनाया था? खुखरा को बनाया था। दूसरा दुर्जनशाल, दूसरा दोईसा। दुर्जनशाल का राजधानी कहाँ था? दोईसा। एनी शाह का सतरंजी था। अदुनाथ शाह का पालकोट। जगन्नाथ देव का पालकोट भैरव था। अदुनाथ शाह का राजधानी पालकोट था। जगन्नाथ सहदेव का राजधानी पालकोट भैरव था। उदयनाथ सहदेव का राजधानी कहाँ था? रातूगढ़ था। रातूगढ़ शायद रामगढ़ में पड़ता है, देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो कौन सा राजा था जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो मुकुंद सिंह था। इसको गद्दी से हटा दिया था, जिस कारण विरोध करता रहा था। 18वीं सदी में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। 18वीं सदी में मुकुंद सिंह क्या थे? राजा थे। रामगढ़ के राजा थे मुकुंद सिंह। उन्होंने 1763 से 72 तक रामगढ़ पर शासन किया था। मुकुंद सिंह ने 1763 से 72 तक रामगढ़ पर शासन किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया था। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया। इसके लिए उन्होंने मराठों के साथ गठबंधन भी किया था। मुकुंद सिंह ने मराठों के साथ गठबंधन भी किया। अंग्रेज अधिकारी कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। अंग्रेजों का प्रवेश हजारीबाग में किसके नेतृत्व में हुआ था? कैमक के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद तथा 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज पर चढ़ाई की गई। कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। इसके बाद 1772 में रामगढ़ राज पर चढ़ाई की गई, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए थे। मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेजों के समर्थक कौन थे? तेज सिंह थे। अंग्रेजों के समर्थक तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। 1773 में रामगढ़ जिले का गठन किया गया। 1773 में रामगढ़ जिले का गठन किया गया। रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर, रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर किसको? रामगढ़ का गठन किया गया। 1773 में रामगढ़ जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ के राजा थे तो उसकी मूल राजधानी रामगढ़ ही होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका डिटेल। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं राजधानी और आगे दिया है इसका संस्थापक। राजधानी और संस्थापक, तो सिसिया उड़दा का संस्थापक कौन थे? बाघदेव सिंह थे। सिसिया उड़दा का संस्थापक बाघदेव सिंह थे। बादाम के संस्थापक हेमंत सिंह। रामगढ़ का संस्थापक कौन थे? दलेल सिंह थे। रामगढ़ के संस्थापक दलेल सिंह थे। इसके बाद इचाक के संस्थापक तेज सिंह थे और पदमा के संस्थापक ब्रह्म नारायण देव थे। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, सिसिया उड़दा का संस्थापक बाघदेव सिंह थे और बादाम का हेमंत सिंह। रामगढ़ तो आधा हो जाएगा, दलेल सिंह और इचाक तेज सिंह और पद्मा का ब्रह्मदेव नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? तो किस स्थान को हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? देवघर को। झारखंड किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? देवघर को। इसका डिटेल देखते हैं। देवघर एक हिंदी शब्द है। देवघर जो है वो हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ था भगवानों और देवी का निवास स्थान। देवघर को बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित कीवाना या केतकी वन के रूप में जाना जाता है। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित कीवाना या केतकी वन के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग देवघर में स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में गिद्धौर राज के पूरनमल द्वारा कराया गया था। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में गिद्धौर राजवंश के पूरनमल द्वारा कराया गया था। प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? सिमडेगा को। प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? सिमडेगा को जाना जाता था। इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। सिमडेगा पूर्व में कैसलपुर बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था। सिमडेगा जो था पूर्व में कैसलगढ़ बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था सिमडेगा, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान सदियों तक गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। गजपति शाही परिवार के वर्तमान में भी सिमडेगा से 11 किलोमीटर दूर पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता है। गजपति का जो शाही परिवार है अभी भी है सिमडेगा से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता है। पठार का यह क्षेत्र आदिवासी और उड़ीसा समुदाय द्वारा बसा हुआ है। पठार का जो यह क्षेत्र है आदिवासी और उड़ीसा के समुदाय द्वारा बसा हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए लोकप्रिय रहा है, जिन्होंने तत्कालीन गजपति राजाओं और उनके अधीनस्थों द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल और पैरिश स्थापित किए थे। ईसाई मिशनरियों विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस इस क्षेत्र में कई ईसाई स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा प्रसार में मदद की थी। अब हम लोग पहुंच गए जैन धर्म में। जैन धर्म को देखते हैं क्या दिया है। जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ डैश जिले में शिखर रजी पर मोक्ष प्राप्ति की थी। तो पारसनाथ पर की थी, जो कहाँ है? गिरिडीह जिले में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ गिरिडीह जिले में शिखरजी सामवेद पर्वत या पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्ति की। संभवतः इन्हीं के नाम से पारसनाथ का नामकरण हुआ था। किसके नाम से? पार्श्वनाथ के नाम से ही पारसनाथ का नामकरण हुआ। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थकर थे जिन्होंने कलयुग में कलिका कल्पतरूप मतलब कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की थी। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थकर थे जिन्होंने इस कलयुग में कलिकाल का पत्रूप कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए अद्गा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ होता है। मुंडारी में लोरे अद्गा का अर्थ क्या होता है? तो मुंडारी में लोरे अद्गा का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। हम लोग 15 पेज तक पढ़ चुके हैं, 5 पेज और पढ़ना है। 20 मतलब 10-10 पेज डेली पढ़ना है ताकि जल्दी ख़त्म होने तो पता चलेगा, बचले रह जाएगा किताब और एग्जाम हो गया। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जैन ग्रंथों में लोरे अद्गा की यात्रा विवरण है। जैन ग्रंथ है जिसे मुंडारी अर्थ में आंसुओं का नदी होता है। नेक्स्ट है जैन तीर्थकर के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो पारसनाथ में 20वें और 23वें तीर्थकर, 2 तीर्थकर थे जो पारसनाथ में महासमाधि ली थी। 20वें और 23वें तीर्थकर ने ली थी। तो मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 20वें और 23वें तीर्थकर क्रमशः मुनि सुव्रत और पार्श्वनाथ
23 में पार्श्वनाथ थे और 20 में मुनि सूरत थे जिन्होंने पारसनाथ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या है? 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था। 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था। किस क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था? राजमहल क्षेत्र में। राजमहल क्षेत्र में सिराजुद्दौला द्वारा 1757 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला ने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। झारखंड। राजमहल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहेबगंज जिले में स्थित है। राजमहल कहाँ है? तो राजमहल साहेबगंज जिले के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। साहेबगंज जिले के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक शहर गंगा नदी के किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिसके कारण दामिनी एक कोह की संज्ञा दी गई है। राजमहल को दामिनी कोह की संज्ञा दी गई। गंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ यह व्यापारिक और सामरिक समृद्धि से मुफीद था। वहीं 660 से 980 फीट की औसत ऊंचाई पर उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी दूरदृढ़ता के कारण विशेष सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके बुनियादी बंगाल के सूबेदार राजा मान सिंह ने रखी थी। राजमहल की बुनियादी किसने रखी थी? बंगाल के राजा मान सिंह ने रखी थी। उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा था, जिसे बाद में बंगाल की राजधानी बनाया गया था। राजमहल को बंगाल की राजधानी भी बनाया गया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला ने राजमहल पर कब्जा कर लिया तथा उसकी गिरफ्तारी भी यहीं हुई थी। सिराजुद्दौला की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो वह राजमहल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो इस्लाम खान ने अपनी राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया। ढाका बांग्लादेश स्थानांतरित कर दिया था। मुगल सेनापति इस्लाम खान बंगाल के सूबेदार थे। इस्लाम खान कौन थे? बंगाल के सूबेदार थे। उसने 1610 इसमें बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम जहांगीर नगर रखा था। राजमहल से ढाका अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली और उसका नाम क्या रख दिया था? जहांगीर नगर नाम रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ नेक्स्ट इसको हम लोग देखते हैं। सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सी थी? तो 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र शाह शुजा द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया था। शाह शुजा ने किसको बंगाल की राजधानी बनाया था? राजमहल को। यह 1660 तक मुगल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल के रूप में भी जारी रहा था। राजमहल 1660 तक मुगल वायसराय की सीट और 1661 तक टकसाल के रूप में जारी रहा था राजमहल। नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था। औरंगजेब के शासनकाल में दलेल सिंह ने मगर खान को हराया, जो कि चास के शासक थे। दलेल सिंह ने मगर खान को हराया, जो कि यहाँ के चास के शासक थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो चास के शासक थे। दलेल सिंह कहाँ के शासक थे? चास के शासक थे दलेल सिंह, जो मगर सिंह को हराए थे, मगर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषता के कारण झारखंड किस शासक द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया था? तो जहांगीर ने इसे जेल से रिहा कर दिया था। हीरे की परख लिया था, इसकी वजह से वहाँ से मतलब छोड़ दिया गया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर में छोटा नागपुर का क्षेत्र में क्या मिलता था? सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है तुजुक ए जहांगीर में। इस आत्मकथा में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त के भी वर्णन मिलते हैं। तुजुक ए जहांगीर में लिखा है छोटा नागपुर से सोना की प्राप्ति और शंख नदी से हीरे प्राप्ति करने का तरीका का वर्णन किया। हीरों के कारण जहांगीर इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। हीरे के लिए झारखंड पर जहांगीर
आक्रमण अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरा मतलब झारखंड के शासक दुर्जन साल था। कोकरा के शासन जहांगीर के समय मतलब जहांगीर के समकालीन बोल सकते हैं। दुर्जन शासक कौन था? दुर्जन साल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजरी देने से मना कर दिया। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा कोकरा पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खान ने कोकरा पर विजय प्राप्त कर हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने कब्जे में ले लिया। शंख नदी को इब्राहिम खान ने कब्जे में ले लिया तथा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। 1627 में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। असली हीरों की पहचान करने हेतु दुर्जन साल को शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जन साल द्वारा असली हीरों की पहचान कर लेने की वजह से जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की उपाधि प्रदान करते हुए उसे मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक को जहांगीर को 6000 रुपया कर दिया और वार्षिक कर देना स्वीकार किया। हीरे के परख लेने को दुर्जन साल को छोड़ दिया गया। दुर्जन साल ने 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। नेक्स्ट है 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर किले में कैद कर लिया था? क्वेश्चन घुरा के फिर वही पूछा है। तो किसे कैद कर लिया गया था? तो दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था। इसका भी डिटेल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 7 नंबर। नागवंशी शासक दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो कितना स्वीकार किया था देना? 6000 स्वीकार किया था देने के लिए, उसको छोड़ दिया गया इसके बदले। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित किया था। जय सिंह ने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया। वो किस राज्य के थे? तो जय सिंह उड़ीसा के थे, जो 13वीं सदी में खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिए। उड़ीसा के राजा जय सिंह ने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। उड़ीसा मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से शुरू हुआ। उपलब्धता ऐतिहासिक सामग्री में 13वीं सदी के एक ताम्र पात्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को डैश में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 13वीं सदी में उसने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, सर्दी हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किंवदंती के अनुसार 22 सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो जय सिंह ने 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले में किस वर्ष आक्रमण और संधि की? 1641-42 में। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले में किस वर्ष आक्रमण और संधि किया था? 1641 में आक्रमण किया और 42 में संधि किया। नेक्स्ट इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। इसका डिटेल है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बिहार के सूबेदार नियुक्त किए जाने के पश्चात शाहजहां द्वारा किसे नियुक्त किया? बिहार का सूबेदार शाहिस्ता खान ने 1641 में पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण कर दिया था। शाहिस्ता खान ने 1641 में पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण कर दिया। और शाहिस्ता खान ने आक्रमण के समय पलामू के राजा प्रताप राय थे। जब शाहिस्ता खान ने आक्रमण किया तो पलामू के राजा कौन थे? प्रताप राय थे। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाहिस्ता खान से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया था। प्रताप राय ने 80,000 रुपये देना स्वीकार किया और पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 1642 में प्रताप राय ने 80,000 रुपये प्राप्त कर शाहिस्ता खान पटना लौट गया।
पटना लौट गया। बाद में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी देना बंद कर दिया। प्रताप राय जब वह लौट गया पटना, मालगुजारी देना ही बंद कर दिया। 1643 में शाहजहां ने इतिकाद खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। पहले शाइस्ता खान को, इसके बाद इतिकाद खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इतिकाद खान को पलामू के विरुद्ध कार्रवाई करने का दिया, मतलब आदेश दिया। मुगल बादशाह अकबर किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना में 1585 में छोटा नागपुर खासकर नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा मुगलों के अधीनस्थ बनाए रखे? शाहबाज खान कम्बू। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना 1585 में छोटा नागपुर खासकर नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसने मुगलों की अधीनता बनाया? शाहबाज खान कम्बू ने। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। बिहार व बंगाल विजय के बाद अकबर 1585 में शाहबाज खान को छोटा नागपुर खासकर नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। बिहार और बंगाल पर जब अकबर ने विजय प्राप्त कर लिया था 1585 में, तो शाहबाज खान को छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने भेजा था। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई। नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजय हुई थी। मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। 1590-92 में अकबर के सेनापति मान सिंह उड़ीसा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। जब 1590-92 में अकबर के सेनापति मान सिंह ने उड़ीसा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। उड़ीसा अभियान पर जा रहे थे जब मान सिंह, तो उसकी सहायता किसने की थी? मधुकरण शाह ने की थी। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय में ही हुआ था। सिंहभूम क्षेत्र में मुगलों के साथ जो संपर्क हुआ था अकबर के समय में हुआ था। उसके समय पुरहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम और कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। झारखंड का आधुनिक इतिहास अब हम लोग देखते हैं। तो झारखंड का आधुनिक इतिहास क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक का समय लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में कितना समय लग गया था? 8 साल का समय लग गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने के लिए 8 साल का समय लगा था। इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के रास्ते 1767 में होता। अंग्रेजों ने झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक, पुरहाट क्षेत्र में सिंह शासक था। ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक और पुरहाट में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासक का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 8 दशक का समय लग गया था। 8 दशक के बाद 1767 में अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए। उस समय ढालभूमि में ढाल शासक थे, पुरहाट में सिंह शासक और कोल्हान में हो शासक थे। जनजातीय विद्रोह हम लोग देखते हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए गलत मिलान का पता करें। तो वीरभूम के गंगा नारायण का नेतृत्व भूमिज विद्रोह था। गंगा नारायण किसका नेतृत्व किया? भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा का संज्ञा दिया गया। भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ था। ये भी सही है। भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था। और विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ये गलत है। विष्णु मानकी शायद तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण के नेतृत्व किए थे। एक बार देख लीजिएगा, नेक्स्ट में आगे मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद है विष्णु मानकी के नेतृत्व में 1789 में तमाड़ विद्रोह शुरू हुआ था। विष्णु मानकी के नेतृत्व में प्रथम चरण में तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किए थे और तीसरे चरण का नेतृत्व किए थे विष्णु मानकी ने। शायद दूसरे चरण है विष्णु मानकी, मौजी मानकी दूसरे चरण का नेतृत्व किए थे। सॉरी, विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट इसका डिटेल में क्या दिया है, विद्रोह, स्थान और नेतृत्वकर्ता। तो भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था, वीरभूम में हुआ था। भूमिज विद्रोह वीरभूम में हुआ था। इसका नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा कहा था। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ था। इसका नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ, इसका नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। खरवार आंदोलन संथाल परगना में हुआ था। इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ, इसका नेतृत्व सिंधु कान्हू ने किया था। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। भूमिज विद्रोह वीरभूम में हुआ। भूमिज विद्रोह वीरभूम में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था, गंगा नारायण। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था, भूखन सिंह ने। चेरो भूखल थे, इस तरह याद रखिएगा। चेरो पलामू भूखल थे। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था संथाल परगना में, इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। संथाल विद्रोह नेतृत्व सिंधु कान्हू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा गया था। तो बिरसा मुंडा विद्रोह अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा गया था। कान्हू मुर्मू जो था, सिंधु कान्हू मुर्मू, ये सभी अंग्रेजों के दमनकारी के विरुद्ध लड़ा गया था। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। बिरसा मुंडा सिंधु कान्हू ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 तक चली थी। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895-1900 तक चली, जबकि सिंधु कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। तो क्लीवलैंड हिल असेंबली प्लान। पहाड़ी पर से जो हिल मतलब पहाड़ी होता है, असेंबली प्लान पहाड़ी पर जो प्लान बनाया था, किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। तो क्लीवलैंड के लिए किया था। क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान की स्थापना की थी। क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान की स्थापना की। उन्होंने पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला पहाड़ी विधानसभा को एक समान प्रशासन के तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों के अधीन रखा, जिन्हें सरदार कहा जाता था। सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती थी और उसके पास व्यापक शक्तियाँ थीं, जिसमें मृत्यु दंड देना या उसे रद्द करना शामिल था। सरदारों को अपने नियंत्रण वाले गांव के सभी अपराधों और कानूनों की व्यवस्था की समस्या सूचना अधिकारी को देने का काम सौंपा गया था। दामिनी एकोह की घोषणा कब हुई थी। तो दामिनी एकोह की घोषणा 1824 में हुआ था। दामिनी एकोह की घोषणा कब हुआ था, 1824 में। दामिनी एकोह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। दामिनी एकोह कहाँ से कहाँ तक था, दामिनी एकोह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। भागलपुर से राजमहल तक। ब्रिटिश सरकार ने दामिनी एकोह का निर्माण 1824 ईस्वी में संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया था। ब्रिटिश सरकार ने दामिनी एकोह का निर्माण 1824 में किस लिए किया था, तो संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन सा मिलान गलत है। तो 1855-56 में हुआ था ये। 1822-23 में मान भूमिज विद्रोह कब हुआ था, इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। थोड़ा ये दिमाग से हट रहा है। तो 1873-74 में खरवार आंदोलन हुआ था, ये सही है। 1832-33 में वीरभूम का भूमिज विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। 1855-56 में सिंधु कान्हू विद्रोह हुआ था, लेकिन यहाँ 55-60 लिखा है, ये भी लेकिन सही है। गलत ये है सी। 1822-23 में मानभूम का भूमिज विद्रोह नहीं हुआ था। इसका हम लोग आगे डिटेल देखते हैं। 1769 में ढाल भूम और बाढ़ भूम का सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह हुआ था। 1769 में ढाल भूम और बाढ़ भूम का सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे चुआड़ विद्रोह कहा जाता है। भूमिज विद्रोह को चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह था। चुआड़ विद्रोह भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह। 1771, 78, 1784, 87, 92, 93,
इतना बहुत सारा डेट है। भूमिजों का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह 1831 तक ईस्वी तक छिटपुट रूप से चलता रहा। भूमिज विद्रोह 1831 तक छिटपुट चलता रहा, लेकिन 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में सभी भूमिज राजा, जमींदार, सरदार, घटवाल, पाइका, किसान संगठित रूप से विद्रोह किया। गंगा नारायण सिंह ब्रिटिश शासन और उसके जो शोषण नीति थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले नेता थे गंगा नारायण, जिन्होंने सबसे पहले सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किए थे। सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किसने किए थे? गंगा नारायण सिंह ने किए थे। सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन गंगा नारायण ने किया था, जिससे हर जाति का समर्थन प्राप्त था। गंगा नारायण सिंह को हर जाति का समर्थन प्राप्त था। इस सेना का सेनापति जीर पलाया थे। सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का सेनापति कौन था? जीर पलाया थे। सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेनापति का गठन गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसका सेनापति जीर पलाया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? तो कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? इनमें से कोई नहीं। 1895 से 1900 तक ये हुआ था। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था। तिलका मांझी आंदोलन 1783 से 85 में हुआ था। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। बिरसा विद्रोह 1895 से 1900। तिलका मांझी आंदोलन 1783 से 85 होता है। उड़ान में 83 से 85 दिया है, यहाँ 84 दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जनजातीय जो आंदोलन हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो दमन किए गए लोगों का शोषण करना था। तो दमन किए गए लोगों का शोषण करना इन लोग का यही था, जनजातीय विद्रोह का कारण था। जनजातियों के जितना भी आंदोलन था सभी शोषण एवं दमन के खिलाफ थे। जनजातियों के आंदोलन के मूल में विभिन्न समस्याएं रही। जनजातियों के आंदोलन के मूल में विभिन्न समस्याएं रही जो सामाजिक संरचना से सरोकार रखती है। अधिकतर आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा जनजातीय लोगों के अधिकतर हनन का विरोध करना था। जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन का विरोध कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत की उन जायदातियों के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने उनका जीवन जीना मुश्किल कर दिया था। जंगल और जमीनों पर उनके अधिकार छीन लिए गए थे। आदिवासी का जंगल और जमीन पर से अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए थे। उस पर टैक्स बढ़ा दिए गए तथा उन्हें अपनी जमीनों से हटाकर दूसरी जगह बसाने का प्रयास किया गया। उन्हें सताया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों का मालिकाना हक ऐसे लोगों को दे दिया जो उनके बीच के नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर आदिवासी क्रांति कब हुई? तो छोटा नागपुर आदिवासी क्रांति कब हुई? 1858-59 में। छोटा नागपुर आदिवासी क्रांति कब हुई? 1858-59 में। 1858 में छोटा नागपुर आदिवासी क्रांति हुई थी। छोटा नागपुर आदिवासी क्रांति 1858-59 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 18 पेज हो गया, 2 पेज और हम लोग देखेंगे, 20 हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। ढाल विद्रोह। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ढाल विद्रोह 1767 से 77 तक चला था। 1767 से 1777 तक 10 वर्षों तक चला था ढाल विद्रोह। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम से हुआ था। सिंहभूम की ओर से हुआ था 1767 में। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र में बजा था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम बिगुल कहाँ से बजा था? सिंहभूम। तो आगे हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह का प्रथम बिगुल सिंहभूम से ही फूंका था। 1767 में ढाल भूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल देव के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना गया। तो ढाल विद्रोह ढाल भूम में हुआ था, मतलब सिंहभूम में। किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। यह 1767 से 77 10 वर्षों तक चला था ढाल विद्रोह। 1777 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा बनाया गया। जगन्नाथ ढाल को फिर पुनः ढालभूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हो गया। ढाल विद्रोह। राजा बनने के पश्चात जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों के लिए क्रमशः
2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। 2,000, 3,000 और 4,000 देना स्वीकार किया। 1800 में इस राशि को बढ़ाकर 4,267 रुपये कर दिया गया। 1800 ईस्वी में इसको भी बढ़ाकर 4,267 कर दिया। चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कहाँ से कब तक हुआ था? 1769 में हुआ था चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह 1769 में, इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। चुआड़ विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि और जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया था। चुआड़ विद्रोह जो था वो अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया था। चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुब्बल सिंह। रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि थे। कौन कौन थे एक बार देख लेते हैं फिर से। रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। जितना सिंह थे सब इसी में थे। एक दो महतो और गंजम थे। यह विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 में हुआ था। चुआड़ विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 में हुआ था। चुआड़ विद्रोह 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। इन लोग सहायक थे, रघुनाथ महतो, श्यामगंजन सब। जिसमें रघुनाथ महतो ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। चुआड़ विद्रोह में ही नारा आया था, अपना राज अपना गांव दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसमें आया था? 1769 में चुआड़ विद्रोह में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। क्या क्वेश्चन है? पहाड़िया विद्रोह किस रानी के सहयोग दिया गया था? तो महेशपुर की रानी, रानी सर्वेश्वरी का साथ दिया गया था। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी का सहयोग दिया था? महेशपुर की रानी का। पहाड़िया जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों के संघर्ष रत रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए, जिन्होंने जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेश शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना गया। पहाड़िया विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। पहाड़िया विद्रोह में किसकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही थी? रानी सर्वेश्वरी की भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? सबसे लंबा विद्रोह यही चला था, 1821 तक चला था। 1821, 1769 से 1821 से शायद। एक बार देखते हैं, इसका डिटेल यहाँ दिया होगा। तो 1782 में हुआ, जो 1821 तक चला था। 6 चरणों में संचालित हुआ था। तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ विद्रोह तमाड़ क्षेत्र में किया गया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 से 1821 था। 1782 से 1821 तक तमाड़ विद्रोह चला था। 1782 से 1821 तक चला था तमाड़ विद्रोह। 1782 से 1821 तक तमाड़ विद्रोह चला था। यह 6 चरणों में संचालित हुआ। तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ था। यह और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और खूनी विद्रोह था तमाड़ विद्रोह। 1795 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1795 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1795 इसका अलग अलग चरणों में संचालित हुआ। वैसे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1795 से 1800 तक हुआ था शायद, ये था। बाकी इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। प्रथम चरण मुंडा विद्रोह, तमाड़ मुंडा विद्रोह, इसका डिटेल क्या दिया है? चरण, अवधि, प्रमुख, नेता और दमनकर्ता। तमाड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह का प्रथम चरण 1782-83 में शुरू हुआ था। मुंडा विद्रोह का प्रथम चरण 82-83 में शुरू हुआ। 1782 विभिन्न मुंडा सरदार इसके नेता थे। इसका दमन किसने किया था? जेम्स क्रॉफ्ट ने। तो मुंडा विद्रोह का प्रथम चरण 82-83 में हुआ। विभिन्न मुंडा नेता ने इसका नेतृत्व किया
और इसका दमन किसने किया? मेजर जेम्स क्रॉफ्ट ने किया था। द्वितीय चरण 1789 में हुआ था। मुंडा विद्रोह का द्वितीय चरण 1789 में, जिसका नेतृत्व विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने किया था। मुंडा विद्रोह का दूसरा चरण 1789 में, जिसका नेतृत्व विष्णु मानकी मौजी मानकी ने किया था। मुंडा विद्रोह का तीसरा चरण 1700 कितना में हुआ था? मुंडा विद्रोह का तीसरा चरण 1794 से 98 में हुआ। इसका नेतृत्व भोलानाथ सिंह। ये शायद तमाड़ विद्रोह चल रहा है क्या? मुंडा विद्रोह, तमाड़ या मुंडा विद्रोह दोनों चल रहा है। वही तुमको लगा तमाड़ विद्रोह में विष्णु मान की मौजी मान की तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किए थे, या मुंडा विद्रोह भी दिखा रहा है। तो तृतीय चरण 6 चरण है ना, तो तमाड़ विद्रोह का ही है। 6 चरण है तो तमाड़ विद्रोह का है। विष्णु मान की मौजी मान की तमाड़ विद्रोह तृतीय चरण को भोलानाथ सिंह ने किए थे। इसका नेतृत्व तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व भोलानाथ सिंह किए थे। तृतीय चरण का भी भोलानाथ सिंह किए थे। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण 1807-8 में हुआ था, जिसका नेतृत्व दुखन मानकी ने किया था और दबाया इसको था रबसेज ने। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण 1811-12 में हुआ था। तमाड़ विद्रोह पांचवा चरण 1811-12 में हुआ था, जिसको बख्तर शाह इसके नेता थे। इसको दबाया था ओडेनल और रबसेज ने। और तमाड़ विद्रोह का छठा चरण 1819 से 21 में हुआ था। इसे रुदना मुंडा कुंटा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। तमाड़ विद्रोह का छठा चरण लास्ट में रुदना मुंडा और कुंटा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इसके किसने दबाया था? रबसेज और कॉलविन ने इसे दबाया था। तमाड़ विद्रोह अंतिम चरण तिलका आंदोलन। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा और वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया? भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया। तिलका आंदोलन का प्रारंभ 1783 से 85 में तिलका मांझी के नेतृत्व में था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता की रक्षा एवं इस क्षेत्र में अंग्रेजों को खदेड़ना था। तिलका मांझी द्वारा गांव गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता था। सखुआ पत्ता से तिलका मांझी संदेश भेजते थे। इस आंदोलन के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर अंग्रेज अधिकारी अगस्त क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। 1785 में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। 1785 में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर में बरगद पेड़ में लटकाकर फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तो तिलका मांझी को। किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उन्हें फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी 83 से 85 थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1784 में ईस्वी के आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। इस विद्रोह को तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। वनचरीजोर को वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बयान पर विचार कीजिए। प्रथम है, अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे। ये शामिल थे तो क्या है ऊपर दिए कथन को सही क्या है? तो सही क्या है? प्रथम सही, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे। दूसरा क्या, उनके खिलाफ विरोध करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारी थी? तो इसमें गोली नहीं मारी थी, तिलका आंदोलन में गोली मारी थी इन्होंने। इसके बाद देखते हैं, तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक के नाम से जाना था। तिलका मांझी के शहीद जो हुए थे तो उसको जो जहाँ फांसी दिया था उसको तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम और तृतीय सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा 22 वर्ष पकड़ा गया था। 1785 में पकड़ा गया था तिलका मांझी को।
तिलका मांझी को 1750 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलका मांझी को पकड़वाने वाले पहाड़िया सरदार कौन थे? जौरा थे। अब देखिए 20 पेज खत्म हो गया, जो इसका बच्चा है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहाड़िया सरदार जौरा थे। तिलका मांझी को 1750 में भागलपुर में बरगद पेड़ में लटका कर फांसी दे दी गई। इसके स्थान को उनके याद में बाल तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया? 1785 में दिया गया। वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका गया? तिलका मांझी को। तिलका मांझी को अंग्रेजों ने किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका मांझी को अंग्रेजों ने किस वर्ष फांसी दी? 1785 में दी थी। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला नेता कौन था? संथाल नेता कौन था? इसका डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या दिया। तिलका आंदोलन के प्रेरणा तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1783 से 85 अंग्रेजों के विरुद्ध हुए तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी ने का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ, सुल्तानगंज तिलकपुर गांव में था। इन्होंने 1783-85 अंग्रेजों के मध्य विरुद्ध हुए तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी ने। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। तिलका मांझी द्वारा संथाल परगना क्षेत्र के संथालों को एकत्रित कर अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ गई। यह लड़ाई 1771 से 84 तक चली थी। 1784 में तिलका मांझी की सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद उनके लड़ाके मारे गए। तिलका मांझी के लड़ाके मारे गए। बाद में 1750 तिलका मांझी को गिरफ्तार कर फांसी दे देगा। तो चलिए हम लोग का 20 पेज अभी कंप्लीट होता है। आज तक यहीं तक देखते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।